नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार का भूगोल से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बिहार के ये आपके बिहार का भूगोल का वीडियो नंबर फर्स्ट है और इसके सारे इन्फॉर्मेशन जो है विकास पनोरमा बुक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले आपको भारत के मैप में दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो जो ऊपर वाला इसे नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम बोला जाता है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो 28 राज्य है उसी में से बिहार भी एक राज्य है। बिहार जो है भारत के मैप में किस दिशा में स्थित है? तो बिहार भारत के मैप में जो है उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में आप बिहार देख रहे हैं, जो आकार आप वर्तमान में बिहार को देख रहे हैं, क्या पहले भी इसी आकार का बिहार था? तो नहीं, पहले जो है बिहार में झारखंड और उड़ीसा भी आते थे। तो कब आते थे? 1912 में जो है 1912 में झारखंड, उड़ीसा, बिहार जो आज का है, ये तीनों आपके बिहार के नाम से जाने जाते थे। लेकिन बाद में जो है 1936 में बिहार से जो है उड़ीसा अलग हो गया भाषा के कारण। उसके बाद बचता है बिहार और झारखंड। लेकिन बाद में झारखंड के द्वारा भी मांग किया जाता है कि हमें अलग होना है, मतलब कि बिहार से अलग होना है, क्योंकि हम आदिवासी इलाका हैं, हम पिछड़े हुए रह जाते हैं। तो उसके कारण जो है झारखंड जो है ये आपके 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है और जो वर्तमान स्वरूप में आप बिहार देख रहे हैं ये आपके अस्तित्व में आता है। तो ये बीपीएससी का पूछा हुआ भी सवाल है कि वर्तमान जो बिहार देख रहे हैं अस्तित्व में कब आता है? तो 15 नवंबर 2000 को आता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था। सारे पॉइंट समझ गए। तो सबसे पहले 1912 में जो है आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों साथ में थे। लेकिन 1936 में जो है उड़ीसा अलग हो गया बिहार से और 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड आपके बिहार से अलग हो जाता है। उसके बाद आपको समझना है कि जो कर्क रेखा है, क्या कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उसमें आपका है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, नोट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति जो है आयताकार है। बिहार की जो आकृति है कैसा है? तो बिहार की आकृति आपके आयताकार है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य से किन किन राज्यों की सीमा लगती है या और किन देश की सीमा लगती है? तो ऊपर में देखिए नॉर्थ में जो है बिहार की सीमा आपके नेपाल से लगता है, वेस्ट में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल से लगता है। फिर से बोलते हैं, उत्तर में नेपाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से और पूरब में पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि बिहार जो है एक लैंड लॉक है। बिहार जो है एक लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मतलब समझते हैं क्या होता है? जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती। जैसे कि देखिए जो आंध्र प्रदेश है और आपके उड़ीसा है, इसकी सीमा समुद्र से लग रहा है, जबकि बिहार की सीमा आपके समुद्र से नहीं लग रहा है। बिहार की सीमा जो है समुद्र से नहीं लग रहा है, इसे क्या बोला जाएगा? इसे लैंड लॉक राज्य बोला जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट बिहार की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितना है? तो सबसे पहले आप समझिए कि जो नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ बिहार की जो है, बिहार की लंबाई कितना है? नॉर्थ से साउथ जो है बिहार की लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ आपके बिहार की लंबाई है। और अगर पूछा जाएगा कि बिहार की चौड़ाई कितना है पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम जो बिहार की चौड़ाई है 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अक्षांशीय विस्तार।
यहाँ पर समझिए अगला स्लाइड में। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, ये आपके मैप है, इसमें अक्षांश देशांतर आपको समझना है। यहाँ पर देखिए, जो नॉर्थ से साउथ की ओर रेखा खींचा गया, जो नॉर्थ से साउथ की ओर रेखा खींचा गया, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे देशांतर। इसे क्या बोला जाएगा? इसे देशांतर बोला जाएगा। जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रेखा खींचा जाएगा, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रेखा खींचा जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आपके अक्षांश। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे अक्षांश बोला जाएगा। ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें समझना है अक्षांश और देशांतर। तो जो आपके अक्षांश है, ये आपके क्या है? ये आपके अक्षांश है। तो अक्षांश में बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार आपका है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक आपके बिहार का विस्तार है। उत्तरी क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पर समझिए, ये आपके ग्लोब है, ये आपके 0 डिग्री है, और ये आपके नॉर्थ ऊपर में, ये साउथ है। तो जो भारत है आपके 0 डिग्री को ऊपर में स्थित है, इसका मतलब क्या है? नॉर्थ में, उत्तर में स्थित है, इसीलिए लिखा जाता है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 24 डिग्री 10 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक जो है बिहार का विस्तार है। उसके बाद बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो जो बिहार का देशांतरीय विस्तार है, जो बिहार का देशांतरीय विस्तार आपके है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक जो है बिहार का विस्तार है। पूर्वी देशांतर क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है, जहाँ से समय मापा जाता है। तो जो समय मापा जाता है, जो ब्रिटेन से इसकी रेखा गुजरती है, तो इसके ईस्ट में क्या है? आपके भारत है, तो इसे बोलेंगे क्या? पूर्वी देशांतर बोला जाएगा। ठीक है, दोनों बात आपको समझा दिए हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए सारे पॉइंट को, कि जो नॉर्थ से साउथ आपके बिहार की लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट बिहार की चौड़ाई कितना है? तो 483 किलोमीटर है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक आपके बिहार का विस्तार है। और उसके बाद जो है, जो बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक जो है बिहार का विस्तार है। उसके बाद है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अगर इसे परसेंटेज में बदला जाता है तो कितना परसेंट हो जाता है पूरे भारत का? तो 2.86% हो जाता है। 2.86% हो जाता है, समझे कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बिहार है, ये आपका बिहार है, बिहार की सीमा जो है किन किन राज्यों और किन किन देशों से लगती है? तो ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की सीमा किस देश से लगती है, किस राज्य से लगती है, तो ये पूछा आपके जाता है। तो इसके बारे में समझिए। तो सबसे ऊपर में आपका है नेपाल है। तो हम लोग देखेंगे कि नेपाल से जो है, नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय कंट्री है, एक देश है। तो नेपाल देश से जो है बिहार के किन किन राज्यों की बिहार के जो किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, जो नेपाल है, नेपाल से जो है बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, तो इसे देख लीजिए। पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पाँचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। तो 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है नेपाल से लगता है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन 7 डिस्ट्रिक्ट का सीमा जो है नेपाल से लगता है। उसके बाद समझिए कि अब जो है उत्तर प्रदेश राज्य से जो है किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। तो पहला कौन है? पहला आपके पश्चिमी चंपारण, पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा है सिवान, चौथा सारण, पाँचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां कैमूर,
8वां रोहतास। तो इन 8 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट की? तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो इन 8 डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो आपके नेपाल था, नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा लग रही थी? तो 7। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा लग रही है बिहार के? तो 8। उसके बाद है झारखंड। झारखंड के जो है, झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है बिहार के? तो देख लीजिए, रोहतास 1, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार 8। तो 8 डिस्ट्रिक्ट की सीमा आपके झारखंड से भी लगता है। किसे किसका लगता है फिर से देख लीजिए। रोहतास है, मेरे साथ में बोलिएगा, रोहतास है, औरंगाबाद है, स्क्रीन को देखते हुए, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। उसके बाद है पश्चिम चंपारण, वेस्ट बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है, मतलब कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से जो है किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगता है? तो किशनगंज से, पूर्णिया से और कटिहार से। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट का सीमा जो है वेस्ट बंगाल से लगता है। कौन कौन लगता है? कटिहार का लगता है, पूर्णिया का लगता है और किशनगंज का लगता है। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक जो वर्षा है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो किशनगंज में जो है सबसे अधिक आपके वर्षा होता है। कहाँ पर होता है? किशनगंज में सबसे अधिक आपके वर्षा होता है। सबसे गर्म जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो गया आपके सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको समझना है, ये पटना है। जो पटना है, ये पूछा जाता है कि पटना डिस्ट्रिक्ट से जो है किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, या कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट से आपके 9 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। पहला है सारण, उसके बाद है वैशाली, सारण के बाद वैशाली है, और वैशाली के बाद समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। इन 9 डिस्ट्रिक्ट की सीमा आपके पटना से लगता है। तो सारे पॉइंट को आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार का जो है भौतिक विभाजन के बारे में देखें। बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पर्वतीय और तराई इलाका, दूसरा मैदानी, तीसरा आपके पठारी है। तो जो बिहार का सबसे ऊपर वाला जो इलाका है ये आपके है पर्वतीय और तराई है। जो बीच वाला है इसे मैदानी बोलेंगे, और जो सबसे नीचे वाला है इसे पठारी बोलेंगे। तो पर्वतीय एवं जो तराई इलाका है उसमें सोमेश्वर की श्रेणी है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 874 मीटर है। कितना है? 874 मीटर है। बिहार के सबसे जो ऊंची श्रेणी है सोमेश्वर श्रेणी ही है। और उसके बाद है रामनगर दून, जिसकी ऊंचाई कितना है? 240 मीटर है। और उसके नीचे है दून घाटी या हरहा नदी घाटी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दून घाटी या हरहा नदी घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? तो सोमेश्वर श्रेणी और जो रामनगर दून है उसके बीच में आपके स्थित है दून घाटी या हरहा नदी घाटी स्थित है। उसके बाद है मैदान। जो मैदान है ये आपके बिहार के 95% इलाके पर आपके मैदान का विस्तार है। तो इसमें आपके जो मैदान है उसे 2 भागों में बांटा गया है। जो गंगा नदी है बिहार को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में। तो इसे बोला गया है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो जो उत्तरी गंगा का मैदान में कौन कौन आता है? तो घाघरा, गंडक, दोआब आता है। इसे हम लोग मैप में भी समझेंगे। गंडक, कोसी, दोआब आता है। कोसी, महानंदा नदी, दोआब आता है। उसके बाद है आपके दक्षिण गंगा के मैदान में कौन कौन आता है? तो गंगा, सोन, दोआब आता है, मगध का मैदान आता है और अंग का मैदान आता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पठार। तो पठार के बारे में देख लीजिए। तो जो कैमूर का पठार है ये आपके इस इलाके में जो है कैमूर का पठार है। राजमहल की पहाड़ियाँ, इस इलाके में आपके राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद अन्य भी पहाड़ियाँ हैं, जैसे गया की पहाड़ियाँ हैं जिसकी ऊंचाई 266 मीटर है। राजगीर की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितना है? 466 मीटर है। और खड़गपुर, इसकी ऊंचाई कितना है? 510 मीटर है। गिरियक की पहाड़ियाँ हैं, जमुई, शेखपुरा,
बराबर की पहाड़ियाँ आपके स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप में समझते हैं कि जो बिहार का मैदान है, तो जो घाघरा और गंडक है, घाघरा और गंडक है, तो जो बीच वाला इलाका है इसे क्या बोलेंगे, घाघरा गंडक दोआब बोलेंगे। दोआब किसको बोला जाएगा, तो देखिए दो नदी है, दो नदी के जो बीच का इलाका होता है उसे दोआब बोला जाता है। जो दोआब इलाका होता है वहाँ पर उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो आपके नॉर्थ बिहार है यहाँ पर न्यू जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है। घाघरा और जो गंडक, घाघरा और गंडक दोआब, ये आपकी घाघरा और गंडक दोआब हो गया। उसके बाद गंडक और कोसी दोआब, ये वाला है गंडक और कोसी दोआब। एक मिनट रुक जाइए, ये आपके है गंडक और कोसी दोआब है। और उसके बाद ये जो इलाका देख रहे हैं, ये जो इलाका आपका है, ये कौन सा दोआब हो जाएगा, तो कोसी महानंदा दोआब हो जाएगा, कोसी महानंदा दोआब हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, घाघरा गंडक दोआब कौन है, ये आपके घाघरा गंडक दोआब है। और जो बीच वाला है गंडक कोसी दोआब है, और कोसी महानंदा दोआब आपके ये वाला है। ठीक है, आप मैप में समझ रहे हैं ना, ये आपकी कोसी नदी है। और जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि कोसी नदी जो है बार बार अपना रास्ता चेंज करते रहती है। उसके बाद आपका है कि गंगा और सोन का दोआब, ये आपके है, इधर गंगा है, ये आपके सोन है, तो गंगा सोन का दोआब ये हो जाएगा, गंगा और सोन का दोआब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपके मगध का मैदान है, ये आपके मगध का मैदान है। और सबसे जो ईस्ट में है, ये आपके अंग का मैदान है, ये आपके अंग का मैदान है। तो सारा कुछ आप लोग समझ गए हैं। और जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला है, ये आपके पठार है, ये क्या आपके पठार है। शिवालिक का पर्वतीय भाग जो है यहाँ पर देखिए, ये आपके जो इलाका था, ये आपके शिवालिक का पर्वतीय भाग का यहाँ पर आपके विस्तार है, जहाँ पर आपके सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून स्थित है। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि कौन से जो चट्टानें हैं कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि पूछेगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाया जाता है, विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाया जाता है। तो इन सभी को हम समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको समझना है आर्कियन या धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये कहाँ पर पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो कैमूर और रोहतास छोड़ के, कैमूर और रोहतास छोड़ के जो है, जो इस इलाके में सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण में दिया गया है, गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर, औरंगाबाद, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाया जाता है। तो सबसे जो पुराना चट्टान कौन है, तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है सबसे पुराना चट्टान है, ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना चट्टान कौन है, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है सबसे पुराना चट्टान है। उसके बाद है जो धारवाड़ और आर्कियन आपके चट्टान है, उससे नया कौन है, तो जो विंध्यन क्रम की चट्टान है उससे नया है। और जो विंध्यन क्रम की चट्टान है इसका विस्तार केवल और केवल रोहतास और कैमूर में हुआ, केवल और केवल रोहतास और कैमूर में होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि टर्सरी युग की चट्टानें, जो टर्सरी युग की चट्टानें हैं इसका निर्माण जो है शिवालिक से होता है, इसका निर्माण जो है शिवालिक से होता है। जो सोमेश्वर पर्वत श्रेणी है, जो रामनगर दून है, इसका जो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून है ये किसका विस्तार है, तो आपको ध्यान रखना ये शिवालिक जो पर्वत है उसी का ही विस्तार है, सोमेश्वर पर्वत और रामनगर दून। ठीक है, तो जो टर्सरी युग की चट्टानें कौन है, तो सोमेश्वर पर्वत और रामनगर दून जो है ये आपके टर्सरी युग की चट्टानें पाए यहाँ पर जाता है। फिर से बोलते हैं, जो सोमेश्वर पर्वत है, रामनगर दून है, जो दून घाटी है, यहाँ पर जो है टर्सरी युग की चट्टानें पाई जाती है। तो सबसे पुराना कौन हो गया, आर्कियन या धारवाड़ चट्टान, दूसरा है विंध्यन, और तीसरा कौन है, तो टर्सरी युग की चट्टानें जो आपके सोमेश्वर पर्वत, दून घाटी, रामनगर दून आपके टर्सरी युग की चट्टानें हैं, जिसका विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में उसका विस्तार है। उसके बाद है मैदान, जो मैदान का निर्माण कब होता है, तो जो मैदान है उसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में होता है, पूछा जाएगा आपसे। तो जो मैदान है, मैदान का निर्माण सबसे लास्ट में होता है। जो मैदान है बिहार का, इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो भी नदियां हैं उनके द्वारा जो भी आपके सिल्ट लाया गया था, तो उन जो सिल्ट था नदी का, वो सिल्ट लगातार जमता गया, और उस जमाव के कारण ही बिहार के जो मैदान है उसका निर्माण होता है। तो जो बिहार का मैदान है उसका निर्माण कैसे होता है, तो जो नदी आपके सिल्ट लाती है उस सिल्ट के माध्यम से ही आपके जो बिहार का मैदान है उसका निर्माण होता है। इतना आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट है सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, मरवात दर्रा, ये तीनों कहाँ पर स्थित है,
तो पश्चिमी चंपारण में तीनों स्थित है और सोमेश्वर के श्रेणिया में स्थित है। और ये तीनों जो दर्रा है नेपाल और भारत के बीच में आवागमन उपलब्ध कराते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए कि सबसे पहले किसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले धारबार रॉक का निर्माण होता है। उसके बाद किसका निर्माण होता है, तो विंध्यन रॉक का निर्माण होता है। जो विंध्यन रॉक जो है इसका विस्तार केवल और केवल बिहार के जो है कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो है टर्सरी रॉक का निर्माण होता है। टर्सरी रॉक का निर्माण होता है। जो टर्सरी रॉक है किसका पार्ट है, तो शिवालिक का ही पार्ट है। और लास्ट में जो है आपके जो बिहार का मैदान का निर्माण होता है, लास्ट में जो है बिहार के मैदान का निर्माण होता है। और बिहार का जो मैदान का निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी से होता है, जलोढ़ मिट्टी से होता है। जलोढ़ मिट्टी आते कहाँ हैं, तो नदियों के जो बहाव है, नदी के बहाव के द्वारा जो है हिमालय से छोटे छोटे कण लेके आया जाता है। और जो कण होता है धीरे धीरे आपके जो बिहार के मैदान है वहाँ पर जमा हो गया और धीरे धीरे आपके एक मैदान का रूप ले लेता है। बात समझे कि नहीं। जैसे कि अभी भी नदी में सिल्ट होता है कि नहीं, वो सिल्ट था धीरे धीरे आपके जो बिहार के इलाका था वहाँ पर जमा हो गया और मैदान का रूप धारण कर लिया। तो नॉर्थ और साउथ से जो भी नदियाँ जाती थी बिहार में, तो उन सभी नदियों के द्वारा सिल्ट ले जाया गया और उस सिल्ट के माध्यम से ही आपके बिहार का निर्माण, बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपके, एक सेकंड रुक जाइए, ये आपके नॉर्थ है, ये आपके साउथ है। तो जो बीच वाला बिहार का जो इलाका ये गहरा है, जो बीच वाला इलाका है बिहार का गहरा है, तभी तो नॉर्थ से और साउथ से जो भी नदी आपकी जाती है बीच में जाके गिरती है गंगा नदी में। तो समझे कि नहीं, जो बीच वाला जो लोकेशन है ये क्या है, गहरा है। और जो आपके नॉर्थ और साउथ वाला जो भाग है उठा हुआ है, क्या है, उठा हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। तो उत्तर बिहार का जो मैदान है बाढ़ की विभीषिका झेलता है, उसका पीछे रीजन है क्योंकि जो उत्तर बिहार में नदियों की संख्या भी ज़्यादा है और सारे नदी आपके 12मासी नदी हैं। जब वर्षा के दिनों में इन नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी जो है नदी से बाहर आ जाता है। उसके बाद जो आसपास इलाके हैं उस इलाके में बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ की विभीषिका झेलता है उत्तर बिहार। जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, धान गेहूं का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। प्रमुख नदियां गंडक है, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा है, कोसी और महानंदा है। कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 62% हिस्से में उत्तर बिहार का मैदान का विस्तार है। चौर, मन, दियारा क्षेत्र का अवस्थिति है उत्तर बिहार के मैदान में। चौर जो है, जो चौर है, ये बारिश के दिनों में छिछला पानी जब खेत में लग जाता है तो उसे क्या बोल लेते हैं, उसे चौर बोला जाता है। मन क्या होता है, तो जो नदी होता है टेढ़ा मेढ़ा बहता है, ठीक है। लेकिन जब बरसात के समय में नदी सीधा बहने लगता है तो जो इलाका था ये क्या होगा, आपके जो मेन नदी से कट गया उसे बोलते हैं गोकुल झील। तो जो गोकुल झील है उसे मन बोल दिया जाता है। दियारा क्षेत्र, जो दियारा क्षेत्र किसे बोला जाता है, तो आपके चारों साइड आपके पानी हो जाएगा और बीच में एक कोई स्थल हो जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, उससे दियारा क्षेत्र बोला जाता है। उसे समुद्र में टापू बोला जाता है, ठीक है। जो मन है इसका ज़्यादातर आपको विस्तार किस राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो कोसी नदी है उसके आसपास के इलाके में ज़्यादातर जो मन है, जो गोकुल झील है, उसका उदाहरण देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण बिहार का मैदान के बारे में देखिए। तो दक्षिण बिहार का मैदान जो है सूखा प्रभावित है क्योंकि दक्षिण बिहार से जो भी नदियाँ जाती है गंगा में वो आपके बरसाती नदियाँ हैं। बरसात के दिनों में उसमें पानी होता है, बाकी समय पानी सूख जाता है। बांगर मिट्टी की प्रधानता है। खाद्यान्न के साथ साथ सब्जी, मोटे अनाज, दलहन आदि का भी प्रधानता आपके है दक्षिण बिहार में। जो सब्जी है बिहार, नालंदा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है सब्जी का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है और खाद्यान्न का भी उत्पादन आपके दक्षिण बिहार में किया जाता है। उसके बाद है दलहन, जो टाल क्षेत्र होता है वहाँ पर दलहन का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। प्रमुख नदियाँ कौन है, तो करमनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु आदि प्रमुख नदियाँ हैं दक्षिण बिहार की। टाल क्षेत्र की अवस्थिति जो है आपकी कहाँ पर है, तो दक्षिण बिहार में ही स्थित है। जो टाल क्षेत्र होता है वो झील का ही एक रूप होता है टाल क्षेत्र। तो जो बेसिक जानकारी था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम लोग बिहार की जो जलवायु है उसके बारे में समझेंगे अगले लेक्चर में। तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।